हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज चलिए फिर से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमने अभी तक 128 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब हम 129 से स्टार्ट करते हैं फटाफट से। डैश इज अ टर्म यूज्ड टू डिफाइन अ सिचुएशन एक सेकेंड बस, a situation in which essential condition of employment are determined by bargaining process undertaken by representative of workers and the representative of management। तो इसके ऑप्शंस भी मैं आपको बता देती हूँ। क्या ये कलेक्टिव बार्गेनिंग है और इट्स नेगोशिएशन और वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट या ऑल ऑफ द अबव? व्हाट वुड बी द आंसर? डू लेट मी नो क्विकली। Okay, the answer is collective bargaining. Now next, the public sector modernizing agenda of the new labor administration involves which of the following? Option number A combination of planning and market driven strategies and emphasizes public investment. Now option number B, in performance standard and private sector involvement. Both A and B, and last but not least all of these. What would be the answer? Do let me know quick. हाँ, चल इसका आंसर है both A and B. Now next, 131. Just a second. Okay. Now next, it involves handling over the distribution of surplus under it if the economic issues wages, salaries and bonus discussed. तो क्या ऑप्शन, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं पहले। डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग, इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग, एटीट्यूडनल स्ट्रक्चरिंग, इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट वुड बी द आंसर? क्या हो सकता है इसका आंसर? तो आंसर है इसका क्या आंसर इसका? ए। Now, this involves negotiation. Question number 132. This involves negotiation of an issue on which both parties may gain or at least neither party lost. Distributive bargaining, integrative bargaining, attitudinal structuring, intra-organizational bargaining. Intra-organizational. क्या आंसर है? What would be the answer? तो इसका आंसर है B. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये भी एंड ये भी, ये जितने टाइप है ना, आप इसको प्लीज़ देखिए ज़रूर, क्योंकि ये एग्ज़ाम में रिपीट होके पूछे जाते हैं। इसी तरीके से नहीं पूछे जाएंगे। अभी तो डिफ़ाइन करके पूछा हुआ है, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि अभी तो ये डिफ़ाइन करके पूछा हुआ है ना, जब एग्ज़ाम में आएगा हो सकता हो इट कैन बी आस्क कि आपको मैच द कॉलम फिल मतलब मैच करने को आ जाए, या असर्शन रीजनिंग में भी पूछा जा सकता है। एक बहुत कॉमन है असर्शन रीजनिंग में। और एक चीज़ और बताती हूँ आपको, व्हेन द क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ असर्शन एंड रीजनिंग, तो बहुत नहीं कहूँगी, बट हाँ, जिनको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी नहीं है ना, उनके लिए बहुत टफ पड़ जाता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस बहुत, तो इन्हें इन डेप्थ में देखिए। और ये मैं नोट कर लेती हूँ कि मैं आपको इसका एक डिटेल वीडियो बना के आपको ज़रूर बता दूँगी। ठीक है, चलिए आंसर दीजिए। दिस इन्वॉल्व शेपिंग एंड रीशेपिंग सम एटीट्यूड लाइक ट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट, फ्रेंडलीनेस और हॉस्टिलिटी बिटवीन लेबर मैनेजमेंट। डिस्ट्रीब्यूटिव, इंटीग्रेटिव, एटीट्यूडनल, इंटर ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट वुड बी द आंसर? कंफ्यूज बिल्कुल होने की ज़रूरत नहीं है। क्या आंसर होगा इसका? सी। ठीक है, चलिए आप यहाँ से भी गेस कर सकते थे। ये देखिए, यहाँ पे एटीट्यूड है, यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट, 124. स्ट्रक्चर ऑफ द ILO इंक्लूड इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, गवर्निंग बॉडी, इंटरनेशनल लेबर ऑफिस एंड ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, यू कैन नॉट स्किप ILO एंड दीज क्वेश्चंस। ये बिल्कुल भी आप स्किप नहीं कर सकते हैं। अगर आप करेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, मतलब आप खुद अपना चांस खो देंगे। तो प्लीज़ ऐसा मत करिएगा, इसको बिल्कुल डिटेल में पढ़िए। और मैं कहूँगी, आई विल सजेस्ट कि ILO जो है ना,
डिटेल में पढ़ लीजिए। अगर अभी तक नहीं पढ़ा है, अभी आपके पास लगभग 14 डेज हैं, तो आप एक दिन दे दीजिए ILO को। जितने क्वेश्चन है, एक ट्रिक बता देती हूँ, जितने क्वेश्चन है मैं भी कोशिश करूँगी कि ILO के जितने क्वेश्चन आए हैं, एक सेकंड में नोट भी कर लेती हूँ आपके लिए। ILO के जितने क्वेश्चन आए ना, उसका एक जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनसे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन सीरीज सिर्फ ILO का कर लेंगे, कवर कर लेंगे। आप भी ILO को डिटेल में कवर करना, ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। आप देखना कि उसमें से ही क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। तो आप ये ऑप्शंस इनको भी अच्छे से डिटेल में पढ़ लो। ये डिटेल में पढ़ने वाला टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है ये? डिटेल में कवर करने वाला टॉपिक। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल। अब मतलब ये कई बार अभी देखिए पहले भी पूछा गया था, अभी भी पूछा गया है। और मतलब मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ कि मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा एंड दे डोंट नो, और मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होता है, आपको पता होगा। साइकोलॉजिकल फैक्टर, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, इकोनॉमिक रीजन, ऑल ऑफ दीज। क्या आंसर है इसका? जल्दी से मुझे फटाफट से बताइए जी। ऑल ऑफ दीज। तो बेसिक हमें नहीं पता होता, और मैं हमेशा कहती हूँ अपना बेस क्लियर रखिए, ठीक है। मैं वाइवा ले रही थी एंड आई आस्क्ड स्टूडेंट से कि बताओ, एंड डोंट नो मैम, डोंट नो मैम, ठीक है। तो आप इनका देखिए क्वेश्चन आता है, ऐसा भी क्वेश्चन आपको इजी से इजी क्वेश्चन भी पूछ सकता है और टफ से टफ भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप हर चीज़ के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहिए। चलिए, विच इज़ नोन एज होम ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये PYQ, ये सभी ऊपर के PYQ ही हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट PYQ है, कई बार पूछा गया है। और इवन जब मैं एग्ज़ाम, जिस टाइम मैंने एग्ज़ाम दिया था, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो आंसर इज ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। क्या आंसर होगा? ग्रेट ब्रिटेन। और इसमें कोई फैक्चुअल है, मतलब कुछ भी लॉजिक तो है नहीं, आपको सिर्फ रटना है। तो ये क्वेश्चन तो रट लो। द फ्रेजेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग वॉज फर्स्ट कॉइन्ड बाय। अब ये भी एक PYQ ही है। अभी अब जितने क्वेश्चन मतलब पहले भी तो थे PYQ थे, बट अभी जो है वो सब PYQ वाले ही, लगभग सब PYQ ही हैं। चलिए, द फ्रेजेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग वॉज फर्स्ट कॉइन्ड बाय। किसने कॉइन किया था? सिडनी एंड बेट्राइस वेब, UK, बोथ A and B, नन ऑफ दिस। क्या बहुत, मतलब इसका आंसर इज सो इजी टू, हाँ बताइए। चलिए, इसका आंसर B है। चलिए, इसको भी आप रट लीजिए। वेब वॉज फर्स्ट टू यूज द टर्म कलेक्टिव बार्गेनिंग इन। अभी यहाँ देखिए, सिडनी एंड बेट्राइस वेब आया और सिडनी का नाम नहीं पूछा गया। तो ऐसे भी पूछा जा सकता, हो सकता हो सिडनी पूछे, हो सकता हो बेट्राइस, कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान इस पर भी बिल्कुल कंसर्न रहिए इसके लिए भी। चलिए, सिडनी एंड बेट्राइस वेब, UK, बोथ A and B, सॉरी 138 है ना। वेब वॉज फर्स्ट टू यूज द टर्म कलेक्टिव बार्गेनिंग 1890, बोथ A and B। कब? और मैंने एक ट्रिक भी बताया था, ईयर में दोनों तो हो ही नहीं सकता। 138 आंसर है 1891। चलिए नेक्स्ट, VV गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट वॉज सेटअप इन 1891, 1890, 1997। ये भी रटने वाला क्वेश्चन और ये PYQ है। तो इसका आंसर है आपका C। इसका आंसर है आपका C। चलिए, वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड इन आर्टिकल नंबर 43A, 42A, बोथ A and B, नन ऑफ दीज। क्या आंसर है इसका? डू लेट मी नो क्विकली। बहुत आसानी से जल्दी से बताइए, फटाफट से। चलिए, इसका है 43। अच्छा, आर्टिकल्स में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। अभी आर्टिकल आ गया ना, तो थोड़ा सा बात करेंगे। अब आर्टिकल भी आप देख लेना, ठीक है। और ऐसा नहीं कि अब सब कोई ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जो पॉलिटी लेके बैठ जाए अभी, ठीक है। पॉलिटी हमें नहीं करना, हमें क्या करना है, जितने PYQ में आर्टिकल पूछे गए हैं बस आप उसी को कवर कर लीजिए, देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। मैं भी अभी हमने बात करी कि ILO पे डिटेल रहेगा। मैं आपको इस आर्टिकल से जितने क्वेश्चन पूछेंगे, स्पेशली जितने भी क्वेश्चन पूछे गए अभी तक आर्टिकल से, वो मैं आपको अलग से करवा दूंगी। आप बस वही करके जाना, ठीक है। वरना
आर्टिकल मतलब वही करने लगोगे बैठ के, फिर पॉलिटी पढ़ते रहोगे और यूपीएससी फिर जाके आप यूपीएससी वाले बन जाओगे, समझ रहे हो? तो वो हमें नहीं करना, ठीक है? मतलब हमें तो नेट का एग्ज़ाम देना है ना अभी के लिए। यूपीएससी भी अच्छी चीज़ है बट अभी तो हमें नेट देना, तो हम नेट पे फोकस करेंगे। नाउ नेक्स्ट 141 पे आते हैं हम, ठीक है? एक सेकंड दीजिए मुझे। Disputes that arises facts for the interference with the exercise of the right to organize are known as unfair labor practices, interest dispute, both A and B, none of these। क्या आंसर है फटाफट से मुझे बताइए। तो इसका है अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, और मैंने पहले भी प्रीवियस वीडियो में बताया है कि इसके सेक्शन आपको कवर करने हैं, ठीक है? इसके सेक्शन आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। चलिए, ILO was established under the Treaty of Bern, Versailles, both A and B, none of these। क्या मतलब कई तो क्वेश्चन आप देखोगे ना, ILO वाले क्वेश्चन मुझे अलग से क्वेश्चन सीरीज लाना ही नहीं पड़ेगा, इसी में आपको क्वेश्चन बहुत सारे मैंने ऐड ऑन कर रखे हैं। लेकिन फिर भी मैं स्पेशली देखूंगी कि कितने PYQ, ये PYQ से ही मैंने लिए हैं, लेकिन ये तो पूरा कंबाइन है, अलग से ILO का आपको करा दूंगी। लेकिन अभी ये ILO वाला आप कर लो। चलिए, अभी तक आपने आंसर सोच लिया होगा, तो क्या आंसर इसका है बेटा? बी, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी। Now 143, ILO convention and recommendation on instruments for creating and established international social and labor standard। तो मिनिमम मैक्सिमम बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। क्या आंसर है मुझे फटाफट से बताइए, क्या आंसर हो सकता है इसका? क्या आंसर है? ए, मिनिमम। Now next, in dash the ILO adopted convention concerning equal remuneration for male and female worker for equal value। तो कब ये किस ईयर में हुआ था? 1931, 1951, both A and B, none of these। what would be the answer? do let me know। इसका आंसर है बच्चे बी, 1951। चल नेक्स्ट, out of 185 convention adopted by ILO, India have ratified convention। और ये बहुत बार पूछा है। और जो चाइल्ड लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला है कन्वेंशन नंबर, ये कन्वेंशन नंबर भी आप देख लेना। चलो ये भी मैं नोट कर लेती हूँ, है ना? ILO कन्वेंशन। चलो, तो कितने करे हुए हैं बताइए मुझे। नहीं, इसमें मुझे डाउट है, मैं इसको फिर से आपको कराऊंगी। इस क्वेश्चन को ऐसे ही छोड़ देते हैं। ILO हैज अडॉप्टेड रिकमेंडेशन, इसको भी हम ड्रॉप करते हैं क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन बाद में प्रैक्टिस करेंगे। डिस्प्यूट्स ओवर द राइट फॉर अ ट्रेड यूनियन टू रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर क्लास और कैटेगरी of workers for purpose of collective bargaining, unfair labor practices, grievances dispute, both A and B, none of these। क्या आंसर है मुझे तुरंत बताइए। तो इसका आंसर है, अब देख पा रहे हो कितनी बार, मतलब ये तो भैया छा ही गया है ना, छा ही गया है, ठीक है? इसको जरूर देखिए, ठीक है? एज पर द ID Act 1947, the constitution of work committee is mandatory if the number of workers are, मतलब मैंडेटरी हो जाएगा वर्क कमेटी। अभी थोड़ा सा रिवीजन पे, पहले रिवीजन करेंगे, देखिए मैं रिवीजन नहीं बोलती हूँ, है ना? अभी कल हमने सॉल्व किया, उससे पहले मैंने आपको डिटेल में वीडियो भी मेरे चैनल पे, अगर अभी भी नहीं चेक किया तो अभी भी आप जाइए, अभी इसको कंप्लीट करने के बाद आप वो देखिए, ठीक है? वहाँ पे मैंने बताया है वर्क कमेटी वगैरह के बारे में। तो आप मुझे बताइए, सबसे पहले कमेंट करके फटाफट बताइए कि क्या वर्क कमेटी बाइपोटाइट है, ट्राइपोटाइट बॉडी है, क्या है वर्क कमेटी? उसके बाद आंसर बताइए। तो बोल रहा है कि मतलब बनना ज़रूरी हो जाता है अगर इतने नंबर हैं, ठीक है? और सबके आगे मोर लिखा हुआ है, इसको ध्यान देके आंसर बताइए मुझे। इसका आंसर है 100 और मोर। और ये भी मतलब ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रही हूँ ना, स्पेशली अभी आज के और कल भी जो कराया था, तो वो तो बिल्कुल भी आप स्किप नहीं कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन PYQ हैं। चलिए, WPM हैज़ ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक साइकोलॉ, क्या क्या होगा? बोथ A and B, क्या होगा मुझे बताइए। तो C, मतलब ये
तो इजी है, हाँ, इजी टू आंसर। चलिए, ट्रस्टी, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। ट्रस्टीशिप अप्रोच टू IR इज गिवन बाय, अभी कल भी हमने बात करी है ना। और इससे आप बताइए, मुझे कमेंट करके बताइए आप एलिमिनेशन किस तरीके से करके आपने बताया। क्या इसका आंसर हर्बर्ट साइमन हो सकता है? क्या इसका आंसर चेस्टर बर्नार्ड हो सकता है? गांधी जी हो सकते हैं, या सब हो सकते हैं? मुझे कमेंट में बताइएगा आपने एलिमिनेट कैसे किया है। चलिए, इसका आंसर गांधी जी है ना। चलिए, नेक्स्ट, स्टेट शैल मेक प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क फॉर मैटरनिटी रिलीफ कम्स अंडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अब इसमें आपको सारे, मुझे लग रहा है मुझे अलग से कराना नहीं पड़ेगा, मतलब सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें पहले से ही ऐड करा हुआ है। एक्चुअली में ये PDF मैंने बहुत पहले बनाई थी, और कुछ रीज़न बार बार, अभी मैंने वीडियो भी बनाया, पूरा डिटेल रीज़न बताया है आपको, आप उसे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसमें मैंने कुछ ट्रिक्स वगैरह के बारे में भी बात की है, आप उसे भी जाके फटाफट से देख लीजिएगा। तो ये किस आर्टिकल में आता है, ये बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर है 42। चलिए, नेक्स्ट, इक्वल, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, कि आप बिल्कुल भी इन स्लाइड्स को, बिल्कुल ये सारे स्लाइड्स इंपॉर्टेंट है, मैं बता रही हूँ, कोई भी स्लाइड आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे, सारे क्वेश्चंस को ज़रूर से ज़रूर देखेंगे। तो ये इसका आंसर मुझे बताइए फटाफट, क्या आर्टिकल 41 है। एक बार क्वेश्चन फिर से रीड कर रही हूँ, थोड़ी सी मेरी स्पीड ज़्यादा है, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं, जो भी आपको पता है, सारा पैटर्न पता है, तो मुझे बार बार वही, अब तो कई तो हो चुके हैं ना, कई मतलब कई पार्ट, कई वीडियोज़ में हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके, तो हर बार वही क्या ही रिपीट करना है ना। चलिए, 153 का आंसर बताइए मुझे। इसका आंसर है इसका आंसर, इसको भी थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, इसको भी करेक्ट करना पड़ेगा। मैं इसका आंसर आपको बताऊंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ये बहुत पूछता है अभी, ये फॉर्म है कौन सा नहीं है, तो जानते हैं। इसमें अभी है पूछा है ना, ज़्यादा पूछता है कौन सा नहीं है। तो स्ट्राइक, लॉकआउट, घेराव, ऑल ऑफ दीज, क्या आंसर है। मुझे उम्मीद है कि सभी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट देंगे, और जैसा कि उम्मीद था आपने बिल्कुल वैसा ही किया होगा। आई थिंक मैं सिर्फ मतलब आपको देख तो पा नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ अजम्पशन कर रही हूँ, है ना। आप सभी ने आंसर सही दिया होगा, ऑल ऑफ दिस ही इसका आंसर है। चलिए, नेक्स्ट, दिस अप्रोच सीज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड disagreement between managers and workers over the distribution of profit as normal and inescapable। क्वेश्चन पढ़ते ही 2 टर्म ऐसे हैं जिससे ही आपको पूरी थ्योरी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही बता सकते हैं। क्या ये मार्क्सिस्ट अप्रोच है, क्या ये आपका प्लूरलिस्टिक पर्सपेक्टिव है, क्या है, कौन सा पर्सपेक्टिव है, मुझे बताइए। 155 का आंसर, जिसका एक बार क्लियर करके कर देती हूँ। नेक्स्ट, स्कीम नोन एज एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट वॉज फॉर्मुलेटेड इन, किस ईयर में फॉर्मुलेट हुआ है। तो ये जितने भी ईयर वाले क्वेश्चन हैं ना, उनको तो आप ज़रूर, जैसे मैंने बताया था, हमने बात की है, जो एक बार फिर से करती हूँ बात उस चीज़ की, जो बाइपर्टाइट ट्राइपर्टाइट थी उन ILC SLC में, तो ILC की जो बॉडीज़ थी वो, उसके बाद एम्प्लॉयर वाला था वो, आपको 8 और 12 जो थे उसके ईयर बिल्कुल अच्छे से आप रट लीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया से, क्योंकि सीक्वेंस वाले क्वेश्चन आपको बिल्कुल सेकंडों में बन जाएंगे। तो जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आते हैं ना पेपर 2 में भी, अभी जितने स्टूडेंट्स को नहीं पता है मैं फिर भी बता दे रही हूँ कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के भी आपको 2 पैसेज आएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पेपर 2 में भी, ठीक है। पेपर 2 में यू विल गेट paper 2 में you will get 2 reading comprehension and you have to solve it, ठीक है। and paper 1 में you will get 1 reading comprehension, तो टाइम बचेगा आपका। तो ये जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपको आता है तो आता है, अगर आपको नहीं आता तो आपको नहीं आता है, कुछ सोचना उसमें बिल्कुल टाइम ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो इसके लिए समय बचेगा आपके पास। और जो आपके लगभग 25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको टैकल करना इज बिग टफ,
तो उसके लिए भी आपके पास टाइम प्रॉपर बच जाएगा। ठीक है, तो आप अपने JRF के कहाँ पे पहुँच जाएंगे आप अपने, यही तो हमारा, इसको और अच्छे से मैं ज़रा मेंशन करती हूँ, एम क्या है हमारा, यही चाहिए ना हमें, यही चाहिए, ये मिल जाएगा आपको और आप ये हो जाओगे। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है, तो इससे आप ये होंगे, और ये आप कब होंगे, जब आप क्या बचाएंगे, अपना टाइम बचाएंगे। ठीक है, चलिए अब कोई भी मैम की हैंड राइटिंग पे हंसेगा नहीं। चलिए नेक्स्ट, हाँ बताइए, कब हुआ था स्कीम नोन एज एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट वॉज फॉर्मुलेटेड इन द ईयर 1983। नाउ नेक्स्ट, ILO was established under, ये हमने कर लिया क्वेश्चन, under dash the type of corporation the employer agrees to keep the employee informed about business condition, general prospect of the company। तो क्या ये इंफॉर्मेशन है, क्या ये प्रॉब्लम शेयरिंग है, क्या ये जॉइंट कंसल्टेशन है, नन ऑफ दिस है, क्या है, मतलब कॉमन, ये ऐसा क्वेश्चन है जो बिल्कुल कॉमन सेंस से बन जाएगा। मतलब इसमें आपको कुछ भी पढ़ना, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ने की जरूरत इस क्वेश्चन के लिए तो बिल्कुल नहीं थी। चलिए नेक्स्ट, डैश कॉर्पोरेशन इज स्पेसिफिक एंड रिलेटेड टू पर्टिकुलर इश्यूज, इंफॉर्मेशन, प्रॉब्लम, जॉइंट कंसल्टेशन, नन ऑफ दिस। क्या आंसर है इसका, मुझे बताइए। इसमें भी आपको कुछ भी ज़्यादा सोचने की तो ज़रूरत ही नहीं है, मतलब इतने इजी क्वेश्चन है। द फर्स्ट इंडस्ट्रियल कमिटी वॉज सेटअप इन 1891, 1890, 1947, नन ऑफ दिस। क्या आंसर है, मुझे फटाफट से बताइए, इसमें टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। 1947। नेक्स्ट, द फर्स्ट इंडस्ट्रियल कमिटी वॉज सेटअप 1946, किस लिए हुई थी, क्या वो प्लांटेशन के लिए था, कॉटन टेक्सटाइल के लिए था, कोल के लिए, नन ऑफ दिस, किस लिए था, आप मुझे उसका आंसर फटाफट से बताइए। तो ये था आपका प्लांटेशन के लिए। ठीक है, द फर्स्ट नॉन स्टैट्यूटरी वेज बोर्ड वॉज सेटअप इन 1947 फॉर प्लांटेशन, कॉटन टेक्सटाइल, कोल, नन ऑफ दिस। क्या आंसर है इसका, मुझे फटाफट से बताइए। तो क्या आंसर है बच्चे इसका, कॉटन टेक्सटाइल। चलिए नेक्स्ट, हु सेड, अब ये क्वेश्चंस बहुत, मतलब ये जो क्वेश्चन है ना ये थोड़ा टफ पड़ जाता है ना, आप कितनों को देखेंगे हु सेड, किसने कहा है। तो इसका एक ट्रिक बता दे रही हूँ, अभी जिन स्टूडेंट का एग्ज़ाम 25 को है उनके लिए ट्रिक है, बाकी जो भी दिसंबर में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए तो वो डिटेल में अलग बात करेंगे, लेकिन अभी 25 के लिए बात करते हैं कि आप ना कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स पढ़ लो, उस अकॉर्डिंग देख लो। तो आप जितने क्वेश्चंस आए हैं ना, अब जितने हु सेड वाले क्वेश्चन आए हैं 2000, छोड़िए 8 से नहीं, 2020 से अभी तक जितने भी पेपर हो चुके हैं उनमें देख लीजिए हु सेड वाला क्वेश्चन। अब मैं तो ये कहूँगी प्लीज़ इस पे टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं जितने क्वेश्चन ये वाले हु सेड वाले करवाऊँगी वो कर लीजिएगा आप, और ये देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि मतलब इसमें कितना करोगे आप, है ना, मतलब नहीं कर पाओगे आप कर सकते हो तो अच्छी बात है, बट हाँ इसमें आप 2 नंबर के लिए इतना ज़्यादा इन डेप्थ कहीं से भी सही नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। हु सेड इंडस्ट्रियल सोसाइटी नेसेसरली क्रिएट IR एंड डिफाइन कॉम्प्लेक्स, आप देख सकते हैं किसने कॉम्प्लेक्स के बारे में बात की, ऑफ इंटर रिलेशन अमंग वर्कर, मैनेजर एंड गवर्नमेंट, रॉबर्ट हॉक्सी, स्लिंग पर्लमैन, जॉन टी डुलप, मैक्रेसी। बताइए ज़रा इसका आंसर मुझे बताइए। तो इसका आंसर है जॉन टी डुलप। ILO was born in April 99, Feb 99, both A and B, none of this। क्या आंसर है, और ये आई थिंक अगर मुझे सही से याद है तो प्रीवियस कल मैं लेक्चर ले रही थी तो वहाँ मैंने करेक्ट भी किया था, कुछ मिसप्रिंट इसमें हो चुका है वो मैं देख पा रही हूँ। तो चलिए आंसर बताइए, अप्रैल 1999। अब आप देखिए ये आपको आसान लग रहा है पर असल में ये आसान नहीं है। जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे ना तो आप एकदम खुश हो जाएंगे और ये नहीं देखेंगे कि ये अप्रैल में था या फेब में था। ठीक है, आप इस पे ध्यान आपका नहीं जाएगा। तो यही सब ध्यान देना है जो आपको भीड़ से अलग कर देगा और आपका कंपटीशन क्रैक हो जाएगा। तो आपका है अप्रैल
बहुत ध्यान से। एक बार 2020 में भी क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, यहाँ जैन था, यहाँ भी जैन था, ठीक है, और डेट भी बहुत क्लोज थी और बहुत लोगों का ये क्वेश्चन गलत हुआ था। ILO की बात नहीं कर रही हूँ, दूसरा क्वेश्चन था। इंडिया बिकम्स ए मेंबर ऑफ ILO कब हुआ था? तो ये बहुत मतलब अगर आप देखिए कई सारे क्वेश्चन, आई थिंक 7 से 8 क्वेश्चन तो आपके यहीं पे ILO के प्रिपेयर हो गए हैं। 7 से 8 क्वेश्चन तो आपके यहीं प्रिपेयर हो गए। ये सब क्वेश्चन, ये PYQ है, ठीक है। तो इंडिया कब मेंबर बना था? 1891, 1890, 1919 कब बना था? मुझे बताइए फटाफट से। इंडिया स्टार्टिंग से ही मेंबर था। एक क्वेश्चन और बता रही हूँ आपको, बहुत पूछा जाता है कि ILO ट्राइपार्टाइट बॉडी है, तो इंटरनेशनल बॉडी ट्राइपार्टाइट बॉडी या नेशनल कहाँ की ट्राइपार्टाइट बॉडी है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। वो इंटरनेशनल है, नेशनल नहीं है, ठीक है। डैश इज द अल्टीमेट रेमेडी फॉर द सेटलमेंट ऑफ IT इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट थ्रू द इंटरवेंशन बाय द थर्ड पार्टी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। कंसिलिएशन, वॉलंटरी आर्बिट्रेशन, एडजुडिकेशन, कलेक्टिव बार्गेनिंग। क्या आंसर है इसका? मुझे फटाफट से आप बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका, मुझे बताइए फटाफट से। तो इसका आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट। इन USA द लेबर मैनेजमेंट रिलेशन एक्ट थेफ्ट हार्ले एक्ट वॉज इनाक्टेड इन। कब हुआ था थेफ्ट हार्ले एक्ट? अब ये भी PYQ हुई। अब जितने क्वेश्चन है, वैसे तो सारे क्वेश्चन PYQ लगभग, लेकिन ये वाले तो सब PYQ और रिपीटेड PYQ हैं। मतलब ये डायरेक्ट ही ऐसे पूछ लिए गए हैं, ठीक है, कुछ भी ऐसा भी नहीं है कि चेंज किया, ऐसे का ऐसे ही पूछ लिया गया है। 167 क्या आंसर इसका? कुछ इसका आंसर है 1947। इसका नाम पूछा जाता है थेफ्ट हार्ले एक्ट और सीक्वेंस पूछा जाता है, ठीक है। The Constitution of India upholds freedom of association is a fundamental right inculcated by ILO Convention in 19 आर्टिकल 20C, 19C, आर्टिकल 24C, 18C। अब जितने आर्टिकल वाले क्वेश्चन यहीं से दिख रहे हैं उसको कवर कर लीजिए। अलग से एक आर्टिकल वाला क्वेश्चन सीरीज लेके आऊँगी, उसको देख लीजिए, आपका काम बन जाएगा। फालतू में आर्टिकल्स और ये हु सेड वाले में टाइम बिल्कुल बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए 168 क्या आंसर इसका बच्चे? तो इसका आंसर है 19C। द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स IOE with headquarter in Geneva was formulated in 1910, 1920, 1930, 1967। क्या आंसर है इसका? मुझे फटाफट से आप बताइए। जी बताइए क्या आंसर है इसका? 1910, 1920 क्या आंसर है? हो सकता है इसका? तो इसका आंसर है B 1920। ग्लोबलाइजेशन इज ruthless, rootless, jobless and fruitless was stated to be UNO, UNDP, ILO, WHO। आंसर क्या है इसका? तो ये आंसर नंबर B। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए, who has propounded the system concept of industrial relation? Find out from the following: LAN Flaunder, JT Dunlop, Alan Flux, Neil Camberian। 171। तो इसका आंसर है B जॉन टी डुनलप। एक बहुत कंफ्यूजन बच्चों को होता है ये जो आता है ना सिस्टम कॉन्सेप्ट, तो ऐसा PPM में भी है, तो वो कहीं भी चेस्टर बर्नार्ड का नाम रहेगा, नन ऑफ दीज वाला इसी में ऑप्शन होता, तो अभी आप नन ऑफ दीज पे ही मार्क करने वाले थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको ध्यान रखना कि IR का सिस्टम कॉन्सेप्ट है, सिस्टम अप्रोच है, या वो PPM का। आप ये देख लेंगे ज़रूर, ठीक है। क्वेश्चन में वो दिया रहेगा लेकिन वो कंफ्यूजन हो जाती है, इससे गड़बड़ कर देते हैं, तो ऐसा गड़बड़ आप बिल्कुल मत करिए। अब ये भी रिपीटेड PYQ है। रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन इज मेड बाय द प्रोविजन ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, कोड ऑफ डिसिप्लिन, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, फैक्ट्रीज एक्ट 1948। क्या आंसर है? 172 का आंसर क्या है मुझे बताइए फटाफट। तो कोड ऑफ डिसिप्लिन ही इसका आंसर है। रिकॉग्निशन के बारे में बात कोड ऑफ डिसिप्लिन में हुई है। ऐसा एक इन्फॉर्मेशन का शॉर्ट वीडियो मैंने अपने चैनल पे, शॉर्ट वाले चैनल पे अपलोड किया, आप वहाँ जाके चेक करिए। और ठीक है, इन्फोग्राफिक्स के थ्रू बना के दिया है, आप उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, डिफरेंस वगैरह है, ठीक है।
Plenary Labour Conference was the initial name of which of the following organization? ILO, Standing Labour Committee, Indian Labour Conference, International Labour Conference. क्या आंसर है इसका? मुझे फटाफट से बताइए। तो इसका आंसर भी इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस। Now, who consider collective bargaining as a most important concept for determining the terms and condition of employment? सिडनी एंड बेट्राइस वेब थे, रॉबर्ट हॉक्सी थे, जॉन टी डुलनप थे, सैमुअल गुंटूस थे, क्या थे? कौन था? अब कोई राशि वाला नहीं पूछ लेगा, तू थी मैं थी, कौन था? 174 का है आंसर डी। Now next, Sydney and Beatrice Webb first used the term of the collective bargaining 1952 में किया, 1961, 1958, 1962। एज ए टीचर मुझे भी बहुत बुरा लगता है इन सब क्वेश्चंस को देख के कि फर्स्ट किसने टर्म यूज़ किया है। तो ये भी कोई क्वेश्चन है, बट एग्ज़ाम क्रैक करना है तो हमें स्टडी करना पड़ेगा। तो चलिए आंसर बताइए। तो इसका आंसर है 1961। अब आप मुझे बताओ, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट 1961 में आया था, वो कौन सा एक्ट था? मुझे कमेंट में बताइए। चलिए, Who said collective bargaining is a model of fixing the term of employment by means of bargaining between organized body of employers and employees and association of employees usually acting through organized agent? सिडनी एंड बेट्राइस वेब, रॉबर्ट हॉक्सी, जॉन टी डुलनप, सैमुअल गुंटूस। क्या आंसर है इसका? देखिए ऑप्शंस वही लगभग हैं, लेकिन क्वेश्चन चेंज है, तो आप उस अकॉर्डिंग आंसर करिएगा। कंफ्यूज होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो इसका आंसर है रॉबर्ट हॉक्सी। Who consider collective bargaining take place when a number of work people enter into a negotiation as bargaining unit with an employer or group of employers with the object of reaching an agreement on the condition of employment? रिकार्डसन, डुलनप, सैमुअल गुंटूस, सिडनी एंड बेट्राइस वेब। क्या आंसर है इसका? तो इसका आंसर है रिकार्डसन। Now, who has stated that collective bargaining is essentially a process in which employees act as a group in seeking to shape condition and relationship in their employment? Sydney, Beatrice Webb, Ricarson, Yoder, LG, Reynolds। क्या आंसर है इसका? मुझे बताइए। तो इसका आंसर डी, डेल योडर। Who are not, अब प्लीज इस पे ध्यान देना है, not, ठीक है, not the actors according to Dunlop framework of IR system? क्या मैनेजमेंट इन देयर रिप्रेजेंटेटिव, वर्कर इन देयर ऑर्गेनाइजेशन, या फिर स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट एजेंसीज, या कम्युनिटीज एंड एसोसिएशन? क्या आंसर है मुझे बताइए। तो इसका आंसर है, चलिए लास्ट आज की क्वेश्चन सीरीज के लिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। अभी कुछ क्वेश्चन और रहते हैं, हम वो भी सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम फटाफट से पीपीएम की सीरीज को स्टार्ट कर देंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन। इंडस्ट्रियल रिलेशन डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज और अमंग एम्प्लॉयज एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ग्रो आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट? सिडनी एंड बेट्राइस वेब, रिकार्डसन, डेल योडर, ठीक है, या रेनॉल्ड्स। कौन है, क्या है इसका आंसर? मुझे बताइए आप फटाफट से। तो इसका आंसर है डेल योडर। चलिए, हमने सक्सेसफुली डन 180 क्वेश्चन ऑफ IR और सभी इम्पोर्टेंट हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको कंसेप्ट को समझा देंगे, कुछ क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेड PYQs हैं। तो बिल्कुल भी आप मिस मत करिए, रिवीजन करते रहिए। जिन भी स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम 25 जून को होने वाला है, बच्चे बिल्कुल लापरवाही नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करिए। आप PDF नहीं, ठीक है, आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। और चाहे तो आप, अभी मैंने जस्ट एक डिटेल में एक वीडियो अपलोड करी हुई है, मतलब डिटेल क्या थोड़ा बताया हुआ है कि इस सीरीज़ के बारे में,
और ये जैसे ही कंप्लीट होगा आईआर में लगभग कंप्लीट हो चुका है, अब ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, जो भी 10-20 क्वेश्चंस हैं। और उसके बाद हम पीवाईक्यू वाला करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप पीपीएम से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद एचआर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पीवाईक्यू ही सॉल्व करेंगे, इसके भी सारे पीवाईक्यू अलग अलग से देख लेंगे। ठीक है, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, आप प्रॉपर एक काम ज़रूर करिए। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 14 डेज़ है। आप प्लीज़ बच्चे मॉक प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट दीजिए। बिना मॉक के एग्ज़ाम क्रैक करना मतलब बिना तैरना सीखने नदी में जाने जैसा ही होता है। आप मॉक प्रैक्टिस करिए ताकि आप पैनिक ना हो और आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए। आप सभी एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे, डोंट वरी। और जितने स्टूडेंट्स एमबीए के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है, क्योंकि आपके लिए आप आगे चल के प्रिपेयर करेंगे, आपके एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो मेरी डिटेल वीडियोस चैनल पे अवेलेबल हैं, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरे टेलीग्राम लिंक जो अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो वो ज्वाइन करके बता सकते हैं मुझे। ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसका जो पीडीएफ है वो आपको मेरे चैनल पे टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड कर दूँगी, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन मैं चाहती हूँ प्रॉपर आपकी हेल्प हो सके। चलिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज के लिए इतना ही।